पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। बताइए फटाफट से कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और आज ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए क्लास को करेंगे शुरू। और आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास की ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए पीजी पॉइंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ जाइए, वो भी आपको पीजी पॉइंट के ही नाम से मिल जाएगा। ठीक, सो देखिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शिक्षा से संबंधित कुछ अनुच्छेद। आज हम लोग शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लेंगे और कल हम लोग कुछ न्यू न्यू टॉपिक उठाएंगे, वो पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, हमने एक चीज़ नोटिस की है कि क्लास की रीच कम जा रही है। रीच अर्थात कि क्लास में लाइक कम आ रहे हैं। देखते हैं कि बच्चे ने 300-400 वीडियोस में बच्चे ने देख लिया और लाइक नहीं करके गया। बिना आप लोग देख के लाइक किए बिना ना जाइएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और आइए शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास। देखिए, अब शिक्षा से संबंधित अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने था कि एक ऐसे संविधान की रचना करना जिससे माध्यम से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके जिसके लिए हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। यह एक कठिन कार्य था संविधान बनाने के लिए। जब संविधान सभा की बैठक कब हुई तो बताओ, देख लो, ये सब चीजें हैं जिनको आप मेमोराइज कर लीजिए यहीं पे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई। तो उसके सामने कई चुनौतियां थी। इन सबसे विचलित हुए बिना हमारे संविधान निर्माता अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहे और 3 जून सन 1947 के अधिनियम को पारित होने पर संविधान सभा का एक संप्रभु निकाय बन गई। अब यह भारत के लिए जैसे चाहे संविधान बना सकती थी, यानी कि एक कमेटी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस अनिश्चितता के बाद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने किस संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई। बहस अर्थात ये नियम ऐसे क्यों, वो नियम सिर्फ इन पर लागू क्यों, ये सब बातें हुई। इस दौरान इसमें अनेक संशोधन किए गए। यानी कि जब देखो ऐसा होता है ना कि जैसे घर पे मान लो कोई बात चल रही हो, जैसे मान लो आपके घर में क्या हो, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हो या कुछ भी एक फंक्शन होना हो छोटा मोटा, ठीक, तो आपने अपना क्या मत रख दिया कि अरे नहीं, मेन्यू में ऐसा करो मम्मी, ये बूंदी का रायता ना करके मिक्स फ्रूट का रायता कर लो, है ना। कौन से ज्यादा लोग आ रहे हैं और बजट में भी है अपने, और वो इसके साथ यहाँ पे अच्छा भी लगेगा। और क्या करो, ये फ्रूट रायता इधर कर दो और कस्टर्ड फिर ना बनवाओ, कस्टर्ड ना करके वहां पे आइसक्रीम कर देंगे उसकी जगह पे। तो ये कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जब आपने अपने कुछ मत रखे हैं अपने घर में तो मम्मी को आपकी बात सही लगी और आपने अपनी बात मान ली। तो यानी कि वो जो मेन्यू का पर्चा बना था उसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। तो बस कुछ इसी प्रकार से हुई थी चीजें उस टाइम पे जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो जब चीजें क्या हुई, जब 10 लोगों के सामने रखी गई तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी बहस चली, तो उसमें अनेक संशोधन आए। फिर संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। इस प्रकार से संविधान सभा के कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 के अथक व निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर सन 1949 तक संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हुआ तथा संविधान के कुछ उपबंध उसी दिन यानी अर्थात 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हो गए यानी लागू हो गए थे, तथा शेष उपबंध जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त यानी लागू हुए, जिसे आप राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी, क्या, गणतंत्र दिवस। ठीक, अब आइए बात करते हैं सबसे पहले बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 से ए में है। तो ये पहले ये बात अनुच्छेद 45 में यह निर्देश था कि राज्य संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की काल अवधि के भीतर सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रयास करेगी। लेकिन जब 46वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002, इसके तहत क्या हुआ कि अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया। यह अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख व शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध रखेगा। और अनुच्छेद 45 में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नए अनुच्छेद 21 का यानी जो 21 ए है, इसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया गया, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बना दिया गया, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में यह अधिकार राज्य के आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा, यानी कि तब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रह जाएगी, तो बच्चे को पे करना पड़ेगा। अगर बच्चा मान लो उसको हेल्प चाहिए तो उसको स्कॉलरशिप के रूप में और अन्य लोन के रूप में, एजुकेशन के रूप में मिल जाती है हेल्प, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। अब देखिए, भाषा, लिपि और संस्कृत बनाए रखने का अधिकार किसमें, तो अनुच्छेद 29(1) में। 29(1) में क्या कहा गया है, पूरा पूरा पढ़िए तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है।
इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 29 के शीर्षक ही है क्या कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें उच्चतम न्यायालय गुजरात के एक कार्यवाही के दौरान निर्णय लिया कि नागरिकों के किसी भी विभाग में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक दोनों ही आ जाता है। पहले संविधान में अल्पसंख्यक शब्दों का प्रयोग किए गए थे, लेकिन बाद में अल्पसंख्यक की जगह नागरिकों के किसी विभाग शब्द का प्रयोग किए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया कि उनके अनुच्छेद केवल संकीर्ण अर्थ में ही अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना है। उदाहरण के लिए, जब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है तो अल्पसंख्यक न होते हुए भी वह उस राज्य में अल्पसंख्यक होगा, सीधी सी बात है। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा का क्या रहा, तो अनुच्छेद 30 यानी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज की इसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यकों के अधिकार की चर्चा की गई। अनुच्छेद 30(1) में क्या बताया गया कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय भी आ सकते हैं। इसमें संस्था के क्रियाकलापों का प्रभावी रूप से प्रबंधन व संचालन करना। अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान यानी कि शिक्षण संस्था का प्रशासन का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब यह साबित हो कि उस संस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई है। बात समझ में आ रही होगी होप्सो कि प्रशासन से संस्था के क्रियाकलापों के प्रबंध का बोध होता है तथा प्रबंध पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिससे कि संस्थापक जो उचित समझे यानी कि अपनाने के भावों के अनुरूप संस्था को डाल सकें, जिससे कि सामान्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के हित तथा विशेष। अरे आप ऐसे समझिए जैसे जो गारो खासी जयंतियाँ होती पहाड़ी है ना, इन्हीं पे नाम पे कुछ क्या होती है, प्रजातियाँ होती हैं। तो वो क्या है, अब वो पूरे गारो खासी जयंतियाँ सब मिजोरम के आसपास पाई जाने वाली प्रजाति है ये, है ना। तो क्या अब इनको शिक्षा कैसे मिलेगी, तो इनके अपने डिपार्टमेंट की, अर्थात ये अपने समुदाय में खुद ही एक दूसरे का कुछ शिक्षा का उनका प्रावधान होता है, तो उस पर सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण भी किया और क्या कहा कि संस्कृत भाषा और लिपि के मामले में अनुच्छेद का आशय केवल तकनीकी अर्थ में अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना नहीं, अपितु व्यापक अर्थ में अल्पसंख्यकों को भी क्या कि व्यापक रूप में अल्पसंख्यकों को भी। यही कारण है कि हम लोग ने अल्पसंख्यक शब्द नहीं रखा, क्योंकि हमने महसूस किया कि इस शब्द का संकुचित अर्थ लगाया जा सकता है, जबकि सदन जिसमें अनुच्छेद की इस शब्द संकुचित अर्थ लगाया जा सकता है, तो इसमें 18 यानी वर्तमान 29 क्या है अनुच्छेद पास किया। आशय अल्पसंख्यक शब्द को बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग करना था, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण उन लोगों को भी दिया जा सके जो तकनीकी अर्थ में अल्पसंख्यक नहीं है फिर भी अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान है कुछ। अनुच्छेद 15(4) यानी अनुच्छेद 46 प्रोविजन फॉर सोशली एजुकेशनली वीकर सेक्शन के अनुच्छेद 15(4), 15(1) तथा 2 में के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य किसी सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और खंड 4 में क्या बताया गया कि संविधान को प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। यह संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दराई राजन के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण हुई। इस मामले में क्या हुआ था, देखो मामला समझो तब ज्यादा समझ में आएगा कि मद्रास सरकार ने एक सांप्रदायिक राजाज्ञा जारी करके राज्यों के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थानों का निश्चित अनुपात निर्धारित किया गया था। स्थानों का आरक्षण धर्म, वर्ग तथा जाति के पर आधारित था, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए कुछ ही स्थान थे जिनके पूरे होने के कारण समुदाय के योग्यतम विद्यार्थियों को भी प्रवेश नहीं मिल सकता था, जबकि दूसरे समुदाय के अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले विद्यार्थियों को स्वतः प्रवेश मिल जाता था। सरकार ने उक्त कानून को इस आधार पर न्यायोचित बताया क्योंकि इसका उद्देश्य जनता के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करना तथा जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में अपेक्षित है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें किया जाता वर्गीकरण धर्म, मूल वंश व जाति के आधार पर किया गया, विद्यार्थियों की योग्यता पर नहीं। बात समझ में आ रही है। बस अरे कुल मिला के उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे माना जाता है कि सभी भारत के नागरिक समान है और इनको समान हर चीज का अधिकार है, फिर आप ये SC ST OBC जनरल में क्यों कैटेगराइज डिवाइड करते हैं और क्यों उनको कोटा देते हैं, हमको कोटा नहीं, या उनको अब तो EWS के थ्रू देने लगे, हमको नहीं। तो देखो ये सब चीजें हैं, कुछ हर एक चीज के एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक,
अगर आज आप इतना नेग्लिजिबल दिखा रहे हैं सरकार को कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो क्या एक बात बताओ, जब ब्राह्मणों की इस यहाँ पे चलती थी, जब ऐसा कुछ भी नहीं था, जब देश में थोड़ा पीछे जाके इतिहास के पन्ने पलटिए, तो वहाँ पे कुछ एक समय ऐसा आया जहाँ पे जो थोड़ा सा लोअर कास्ट की चीज़ें थी उनको बिल्कुल कुछ नहीं समझा जाता था, उनके साथ बहुत दुराचार हुए, बहुत अन्याय हुए। तो क्या उस समय कोई खड़ा होने आया था? इसीलिए सरकार ने कहा कि उस समय वो लोग बहुत पिछड़े रह गए थे और अब वो समान करने के लिए चीजें उनके साथ ये सब हुआ है। ठीक, फिर देखो, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना के निषेध, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 28 एक यह उपबंधित करता है कि राज्य निधि से पूरी तरह पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि ये खंड आज शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं करता है जिनका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे धर्म से या न्याय के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। खंड 3 के अनुसार राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से पोषित होने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाली किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाह्य न किया जाए जब तक उस व्यक्ति ने उसके लिए सम्मति न दी हो। संक्षेप में अनुच्छेद 28 चार प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख करता है। पहला, राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्थाएं। दूसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। तीसरा, राज्य निधि से सहायता प्राप्त होने वाली संस्थाएं। और चौथा, राज्य प्रशासित किंतु किसी धैर्यस्व या न्यास के अधीन संस्थाएं स्थापित होती हैं। ठीक, अब देखो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार यानी प्रमोशंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज, फिर आपको ये थोड़ा सा पढ़ना है और आपकी क्लास को आज ही करेंगे अभी एंड। देखो, अनुच्छेद 351 के अनुसार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का साधन बन सके। इस प्रकार अनुच्छेद 351 का यह आशय है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। कोई बात जो इस एकता को आघात पहुंचाएगी अनुच्छेद 351 के विरुद्ध हो गया। अनुच्छेद 351 में यह उपबंधित है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए उससे अन्य भाषाओं के शब्द शैली और पदों को आत्मसात करना आवश्यक है। जहां भी आवश्यक हो, मुख्यतः इसके शब्द भंडार में के लिए संस्कृत का तथा गौड़ता अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करना चाहिए। संस्कृत को इतना महत्व देना का कारण कि यह प्राचीनतम भाषा है, इसमें हमारी संस्कृत के अतिरिक्त साहित्य, विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष व गणित का भंडार है। इसलिए संतोष कुमार व सचिव मानव संसाधन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि संस्कृत भाषा सांप्रदायिक व धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसके अध्ययन से धर्मनिरपेक्षता नहीं होती। फिर नागरिकों की शिक्षा संस्थान में प्रवेश का अधिकार अनुच्छेद 29(2) के तहत कि इसके अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली सभी किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार किसी विशेषक राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर प्रवेश के आरक्षण से 29(2) का अतिक्रमण नहीं होता। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये थी हमारी आज की क्लास। और बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। पीडीएफ ले लीजिएगा, ये जो चैप्टर आपका संविधान वाला चल रहा है, जिसको आता है, जो पॉलिटी पढ़ रहा है, कंपटीशन की प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत आसान होंगी चीज़ें। लेकिन जो बच्चे अगर नए हैं, बीएड में पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ होंगी, मैं मान सकती हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो कुछ ना करो, सिर्फ अभ्यास। वो एक लाइन क्या बोली जाती है, करत करत अभ्यास, आगे वाली लाइन आप लिख दो, है ना। लिखो फटाफट से, करत करत अभ्यास, आगे क्या होता है, डॉट 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 सुजान होता है ना। चलो लिख लो। और उसके बाद में बताओ जरा एक चीज, क्या ये उचित है कि आपकी क्लास में बच्चे इतने लाइव आए, इतने सारे लोग पढ़ लें और लाइक ना करें? क्या आपको ऐसा अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो फटाफट से सबसे बोल दिया करो बीच बीच में कि लाइक कर दो, यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। ये सब चीज़ें, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फटाफट से एक काम और करना है आज आपको कि लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी करने हैं। कुछ बच्चे रेगुलर कमेंट्स करते हैं तो उनके लिए वेल एंड गुड। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे। पहले पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैं आज आपको ये पीडीएफ दे दूंगी। ठीक, सो ये थी बस इतनी सी बात। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लिखो अब अपनों के लिए, फटाफट से लिखो। चलो, एक एक बच्चा लिखेगा, जितने चुपचाप ये छुपे रुस्तम मुके जो लाइव देख के क्लास निकल जाते हैं वो भी लिख दो चलो आज, है ना। और अपने फैमिली मेंबर्स से मेरी प्रणाम बोलिएगा, मैम की मैम प्रणाम बोल रही थी, और आशीर्वाद दीजिए मैम को। मेरा आशीर्वाद आप लोग रख लीजिएगा, जब हम आएंगे आपसे मिलने तो ले लेंगे। ठीक, सो ये थी हमारी आज की कक्षा, कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। शाम 5 बजे आना ना भूलिएगा।